जय हिंद साथियों, नमस्कार। क्विज विथ एज चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका ब्रांच केमिकल है और आप HRRL यानी कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के E0 पोस्ट पे आप एग्जाम देने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम डेट आ गया है 2025 का। ये 15 अप्रैल को एग्जाम होना है। ठीक है, 15 अप्रैल को एग्जाम का डेट आ गया है। अगर आप भी इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी खास होने वाला है। तो बिना समय व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मैं स्टार्ट करता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में दिए थे, जो दोस्त जो भी साथी पिछले साल एग्जाम में अपियर हुए थे उनको तो पता ही होगा, और मैं इस पे एक वीडियो भी बना चुका हूं। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डाल दिया हूं। चाहे जो भी वीडियोस हमारा इस एग्जाम के लिए पहले अपलोड किया जा चुका है और आगे जो भी आएगा, सारा वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक में आप क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट हो जुड़ सकते हैं। सारा अपडेट्स आपको वहां मिलता रहेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे बिना समय व्यतीत करते हुए। तो जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 70 आने हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आने हैं। तो सिलेबस भी मैं अपने वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो उस पर चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा। चलिए, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन ए है कैटेगरी सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 कह रहा है कैटेगरी ए, और ऑप्शन 3 कह रहा है कैटेगरी डी, और ऑप्शन डी कह रहा है कैटेगरी बी। ये क्वेश्चन तो आया था, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। जो भी हमारे मित्र, जो भी साथी तैयारी कर रहे थे केमिकल वाले, चाहे वो कितना भी पढ़ के गए, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया था, है ना। तो मैं इस पे इसलिए वीडियो लाया हूं कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस का मैं कलेक्शन लेकर के आया हूं, वीडियो में बात करूंगा, इसलिए मैं क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूं। तो यहाँ पे तो आंसर ए है। बाकी मैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन से आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड मैंडेटरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एकदम मैंडेटरी है, जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ऑप्शन ए कर रहा है स्मॉल स्केल डेयरी फार्म्स, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज एक्सीडिंग 30 किलोमीटर इन लेंथ, और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स लेस देन 20,000 स्क्वायर मीटर, और लोकल इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन से अब देखिए एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। इसका आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज एक्सीडिंग 30 किलोमीटर इन लेंथ। अभी तक आपका कॉन्सेप्ट जो बताना चाह रहा हूं वो अभी नहीं आया होगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। अंडर द इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA notification 2006, large infrastructure project like highway exceeding 30 kilometer requires environmental clearance from the central government। ठीक है, जो भी हाईवे जो कि 30 किलोमीटर से ज्यादा का जो प्रोजेक्ट है, मतलब बिग प्रोजेक्ट है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियरेंस जरूरी है, और ये आता है कैटेगरी ए में। तो अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा आ जाइए। इसमें कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियरेंस किस प्रोजेक्ट में चाहिए। तो ये है कैटेगरी 1A में। कैटेगरी 1 में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, हैवी प्रोजेक्ट होते हैं, वो कैटेगरी 1 में आते हैं। अब उस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। इसलिए मैं उसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लाया हूं ताकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, which category of industry project is appraised by the expert appraisal committee EAC at the central level। तो यहां भी कह रहा है ऑप्शन ए कैटेगरी ए, ऑप्शन बी कैटेगरी B1, ऑप्शन सी कैटेगरी B2, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड B2। तो सारे कैटेगरी के बारे में यहाँ पे बात ही करेंगे और यहाँ से आपको जबरदस्त चीज सीखने को मिलेगा। इसका तो आंसर है कैटेगरी ए। जो भी सेंट्रल लेवल पे होगा, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे होगा वो कैटेगरी ए में ही आता है। अब देखिए
कैटेगरी ए प्रोजेक्ट, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो होता है वो लार्ज स्केल होता है, लार्ज स्केल पे होता है, हाई इंपैक्ट इंडस्ट्री, ठीक है, लाइक थर्मल पावर प्लांट, माइनिंग, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं बड़े स्केल पे, वो सारे जो है कैटेगरी ए में आते हैं, ठीक है। आर अप्रेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ईएससी, ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ईएससी के द्वारा ये अप्रेजल होना चाहिए। और कैटेगरी बी में क्या होता है, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट आर हैंडल्ड बाय स्टेट लेवल अथॉरिटीज, SEIAA। यहां से आपको क्वेश्चन एक और सीखने को मिलेगा, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट को हैंडल कौन करता है, ये स्टेट लेवल पे होता है और सेंट्रल लेवल पे कैटेगरी ए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका था वो उससे जुड़ा ये जानकारी आने के बाद आपको अब क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेंट्रल लेवल पे कौन सा कैटेगरी है, कौन सा प्रोजेक्ट का कैटेगरी है, स्टेट लेवल पे कौन सा है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन और है, 8-10 क्वेश्चन मैं इस टॉपिक पे लाया हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट डज नॉट रिक्वायर्स इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग ए न्यू एयरपोर्ट, सेटिंग अप ए स्मॉल स्केल पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिलो सर्टेन कैपेसिटी, और ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, और लार्ज स्केल रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेटिंग अप ए स्मॉल स्केल पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिलो सर्टेन कैपेसिटी। इसके एक्सप्लेनेशन पे जरा सा आप नजर देते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री with low pollution potential as specified in exemption list may not require environmental clearance. However, airports, oil exploration and river valley project always required clearance. छोटे छोटे स्केल पे जो इंडस्ट्री है जैसे कि स्मॉल स्केल पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें सीखने को मिल रही होगी, इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस इन इंडिया इज गवर्न बाय द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द EIA notification 2006 under the Environmental Protection Act 1986 और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, द EIA नोटिफिकेशन 2006 अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। अब नोट में आप यहां पे देख लीजिए, कैटेगरी ए ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियरेंस इसको जरूरत पड़ती है, और कैटेगरी बी में, कैटेगरी बी के लिए स्टेट लेवल क्लियरेंस, ठीक है, जो कि EAC अप्रेजल होना चाहिए होता है, और ये SEIA। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो मैं इसलिए मैं पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा है वहां से मैं, क्योंकि अब समय कम है, ज्यादा वीडियोस में लाया नहीं हूं, इसलिए मैं सोचा कि कम ही वीडियो लाओ और धमाकेदार हेल्पफुल वीडियो लाओ और नए क्वेश्चन का कलेक्शन करूं। अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, वो सारे का तो आप लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हैं इतने दिन से, और प्रिपरेशन होगा ही, ठीक है। लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं केमिकल वालों के लिए, वो बिल्कुल नए क्वेश्चंस होते हैं, और एक एक क्वेश्चन अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपका रैंक, आपका मेरिट कई लोगों को पीछे छोड़ देता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following project fall under the category A for environmental clearance? इसमें से कैटेगरी ए में कौन सा आएगा, कह रहा है ए 10 मेगावाट सोलर प्लांट पावर प्लांट, 100 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट, सॉरी 1000, और स्मॉल स्केल टेक्सटाइल यूनिट और रूरल हॉस्पिटल। तो जैसा कि मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुका हूं, जो बड़े स्केल पे जो इंडस्ट्री होते हैं वो आते हैं कैटेगरी 1 में, ठीक है। तो यहां पे सबसे बिग प्रोजेक्ट यही है बी, ठीक है। देखिए, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट लाइक लार्ज थर्मल पावर प्लांट एंड नेशनल हाईवे माइनिंग ETC रिक्वायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियरेंस, ठीक है। सोलर पावर प्लांट बिलो 50 मेगावाट आर कैटेगरी B1,
सोलर पावर प्लांट जो कि 50 मेगावाट से कम का होता है, ये कैटेगरी B2 में आता है, जो कि जिसको चाहिए स्टेट लेवल क्लियरेंस। एंड स्मॉल इंडस्ट्री हॉस्पिटल में भी एग्जाम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यू एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विल बी अप्रेज्ड बाय। ऑप्शन ए स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी EAC एट द सेंट्रल लेवल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नो क्लियरेंस रिक्वायर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी EAC एट द सेंट्रल लेवल। ठीक है, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, हैवी प्रोजेक्ट हैं। एयरपोर्ट आर कैटेगरी ए प्रोजेक्ट। ठीक है, एज पर EIA नोटिफिकेशन 2006 रिक्वायर्ड अप्रेजल बाय सेंट्रल EAC SEIAA हैंडल्स कैटेगरी बी प्रोजेक्ट, और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट जो है स्मॉल स्केल वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। नेक्स्ट है, द कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट AB अंडर EIA नोटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, किस बेस पे उसको कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट कॉस्ट, लोकेशन और पोटेंशियल एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड साइज, इन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटेंशियल एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड साइज। ए लार्ज स्केल हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट एग्जांपल माइनिंग, ये कैटेगरी 1 वाला जो कि मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं। कैटेगरी बी वाला स्मॉल प्रोजेक्ट सब डिवाइडेड इनटू B1 और B2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच प्रोजेक्ट इज लाइकली एग्जम्प्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो इसका आपको आंसर बता देना है। इसका देख लीजिए, आंसर ये है स्मॉल स्केल ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट, इसको क्लियरेंस का जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट रिक्वायर ए इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बिफोर क्लियरेंस। तो इसका ऑप्शन है कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट, ओनली कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट, ऑल कैटेगरी बी प्रोजेक्ट, और ओनली प्रोजेक्ट इन इको सेंसिटिव जोन्स। तो इसका राइट आंसर है कैटेगरी ए एंड B1 प्रोजेक्ट। ठीक है, कैटेगरी ए एंड B1 प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इन्वायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट बिफोर क्लियरेंस। क्लियरेंस से पहले उसको इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैटेगरी ए एंड B1 प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड ए फुल EIA रिपोर्ट। EIA कहने के मतलब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट एंड पब्लिक कंसल्टेशन, और कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड ए सिंप्लीफाइड EIA और नो रिपोर्ट स्टेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक क्वेश्चन से, आपके सामने मैं लगभग 10 क्वेश्चन लेकर के आया था, तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो ये तो आज का ये हमारा पहला वीडियो है। इसी तरह से मैं बहुत धमाकेदार वीडियोस लाऊंगा। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्त देखेंगे, तो मैं आपके लिए कम टाइम में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आऊंगा, जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से आपको पता ही है कि रैंक आपका कितना आगे पीछे हो सकता है। जो एक एक मार्क्स से पीछे रह जाता है, उसको एक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस पता है। अब चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आया था 2024 के एग्जाम में, द टाइप ऑफ एक्सप्लोजन दैट प्रोपगेट्स सुपरसोनिकली थ्रू shock waves is termed as फ्लैश फायर, डिफ्रेगेशन, डिटोनेशन और डस्ट डिफ्रेगेशन। ठीक है, तो इसका तो आंसर है डिटोनेशन। अब इस टॉपिक पे अब देखिए सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन लाया, इसी तरह से अब इस टॉपिक पे हम कुछ वीडियोस लेकर के आए हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, वो देख लीजिए। अब which type of explosion propagates at supersonic speed and it's characterized by shock waves।
तो इसका तो आंसर है डिटोनेशन, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में भी है। अब जरा सा इसके एक्सप्लेनेशन पे नजर देते हैं, ठीक है। डिटोनेशन इज ए सुपरसोनिक कंबशन प्रोसेस। डिटोनेशन क्या है? डिटोनेशन इज सुपरसोनिक कंबशन प्रोसेस या एक्सप्लोजन प्रोसेस, टिपिकली 5 to 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड, जो कि 5 से 7 गुना स्पीड ऑफ द साउंड से ज्यादा स्पीड, ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। वेयर ए शॉक वेव कंप्रेस एंड इग्नाइट्स द फ्यूल। अब देखिए ये डिटोनेशन और डिफ्लेग्रेशन क्या होता है? डिफ्लेग्रेशन इज ए सबसोनिक। अब देखिए यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको डिटोनेशन इज ए सुपरसोनिक, यहां से आपको डिटोनेशन आप लगा लेंगे एग्जाम में। इसी तरह से डिफ्लेग्रेशन जो है वो सबसोनिक होता है, वाइल कंबशन एंड स्लो डिफ्लेग्रेशन इज सबसोनिक वाइल कंबशन एंड स्लो बर्निंग आर मच स्लोअर प्रोसेस, ठीक है। तो डिटोनेशन क्या है और डिफ्लेग्रेशन क्या है, यहां से आपको देख लेना है, ठीक है। अब चलिए, अब है कि व्हाट इज डिस्टिंग्विशेस ए डिटोनेशन फ्रॉम ए डिफ्लेग्रेशन। दोनों में क्या फर्क है? डिटोनेशन और डिफ्लेग्रेशन में क्या फर्क है? ऑप्शन, तो यहां पे ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर पे बात करता हूं। राइट आंसर है डिटोनेशन इन्वॉल्व्स ए शॉक वेव्स एंड सुपरसोनिक प्रोपगेशन, ठीक है। अब देखिए डिटोनेशन इज सुपरसोनिक एंड ड्रिवन बाय शॉक वेव्स, ठीक है। डिटोनेशन इज सुपरसोनिक है और ये ड्रिवन बाय शॉक वेव्स। एक एक कंसेप्ट से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक एक कंसेप्ट आपको रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन लगाने में अच्छा लगेगा। while deflagration is subsonic and driven by heat transfer, ठीक है। डिटोनेशन जनरेट मच हाई प्रेशर, इसमें डिटोनेशन में ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, कंपेयर टू डिफ्लेग्रेशन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। in which of the following explosion does the reaction front travel faster than the sound speed in unreacted material? तो इसका जो राइट आंसर है डिटोनेशन इन हाई एक्सप्लोसिव्स, ठीक है। अब देखिए हाई एक्सप्लोसिव्स अंडरगो डिटोनेशन वेयर द रिएक्शन फ्रंट मूव्स एट सुपरसोनिक स्पीड। डस्ट एंड गैस एक्सप्लोजन आर यूजुअली डिफ्लेग्रेशन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फिजन, नॉट केमिकल डिटोनेशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which phenomenon occurs when deflagration transition into detonation, DDT का नहीं मतलब डिफ्लेग्रेशन ट्रांजिशन इनटू डेटोनेशन। ये सब नए नए क्वेश्चंस हैं, बट ये एचआरआरएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में इस सब से क्वेश्चन है, ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपका मेरिट मेकिंग क्वेश्चन होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सबसोनिक फ्लेम्स एक्सिलरेट एंड फॉर्म्स ए सुपरसोनिक शॉक वेव्स। और एक बार इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव वेव इज प्रोड्यूस्ड इन चैपमैन जॉगेट सीजे डिटोनेशन, ठीक है। तो इसका आप करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लोसिव से। एक्सप्लोसिव आपके सिलेबस में है ना, और आप देख ही रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसका देख लीजिए क्वेश्चन, इसका नोट्स आप एक बार देख लीजिए। डिटोनेशन, डिफ्लेग्रेशन, इसका कुछ नोट्स दिया हुआ है, डीडीटी, सीजे डिटोनेशन, ये सब एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी ड्राइविंग मैकेनिज्म बिहाइंड ए डिटोनेशन वेव। इसका तो मैं चर्चा कर चुका हूं, शॉक वेव्स, कंप्रेशन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द डेटोनेशन वेलोसिटी ऑफ ए एक्सप्लोसिव इज प्राइमरीली डिपेंड ऑन। तो इसका राइट आंसर है द केमिकल कंपोजिशन एंड डेंसिटी, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन, ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन सब कुछ देख लीजिए। ठीक है, बस 3 ही क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ZND मॉडल ऑफ डेटोनेशन। तो ये है शॉक वेव फॉलोड बाय केमिकल रिएक्शन जोन। ठीक है, ZND मॉडल, इसके बारे में आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद है इन एक्सप्लोजन डायनेमिक्स व्हाट डज द टर्म ओवर ड्रिवन डेटोनेशन रेफर्स टू। तो इसका आंसर ए डेटोनेशन वेव्स मूविंग फास्टर देन सीजे वेलोसिटी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। फिर सबके बारे में, डेटोनेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, सीजे वेलोसिटी के बारे में, ZND मॉडल के बारे में और डेटोनेशन के बारे में। ठीक है, अब चलिए, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन से देखे आप लोग क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आया था हकल रूल से। हकल रूल पूछा था अकॉर्डिंग टू हकल रूल्स हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट ए साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैव टू बी कंसीडर्ड एरोमेटिक्स। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था 2024 के एग्जाम में। मैं जो भी क्वेश्चंस लाऊंगा, क्योंकि पिछले साल का सिलेबस 2024 का जो सिलेबस दिया था वेबसाइट पे और इस बार का सिलेबस सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन अभी कम टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए मैं वहां से रेफरेंस लूंगा, किस टाइप से क्वेश्चन उठाता है, किस टाइप का क्वेश्चन कहां से आता है, वह उस टॉपिक को मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन, इस टॉपिक से अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग हकल रूल पे। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू हकल रूल विच ऑफ द फॉलोइंग पाई इलेक्ट्रॉन काउंट्स मेक ए साइक्लिक प्लेनर कंजुगेट सिस्टम इज एरोमेटिक। तो 4n+2, ये तो डायरेक्ट आप लोग देखे ही हैं, आंसर में है, बट इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल्स इज एरोमेटिक बाय हकल्स रूल। ठीक है, इसका आंसर बी है। बाकी एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ भी दिया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज एरोमेटिक। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे पायरेडीन है। ठीक है, इसके बाद ये नोट देख लीजिए, फॉर ए मॉलिक्यूल्स टू बी एंटी एरोमेटिक इट मस्ट हैव, जो एंटी एरोमेटिक होगा वो मस्ट हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंड टू बी प्लेनर। उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच हेट्रोसाइकिल वायलेट्स हकल रूल बट इट इज स्टिल एरोमेटिक। इसमें से कौन हेट्रोसाइकिल है जो हकल रूल को वायलेट करता है लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक है? तो ये है फॉस्फोल। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, एक बार इसको देख लीजिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही कुछ जबरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पूरा मेरे वीडियो पे डिपेंड हो जाना है, आपको अपने रणनीति से आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन आपको मेरा क्वेश्चन आपके तैयारी को बूस्टअप कर देगा और कुछ नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,